अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लियर मेडिसिन 1 लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करते हैं आज, और ये वीडियो लेक्चर 1 है। मैं रिफत नकवी फ्राम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्राम द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी पे है। लेट्स स्टार्ट विद रेडियो एक्टिविटी एंड what is nuclear physics? न्यूक्लियर फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि एटॉमिक न्यूक्लियाई के इंटरेक्शंस को और कंस्टिट्यूएंट्स को स्टडी करती है। इसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ बेसिकली डील करेंगे, और हम देखेंगे कि हम न्यूक्लियस को यूज़ करते हुए या न्यूक्लियस के प्रोसेस को यूज़ करके हम किस तरह न्यूक्लियर मेडिसिन में यूटिलाइज करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। तो इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस को हमने स्टडी करना है, रेडियो एक्टिविटी क्या है और न्यूक्लियर एनर्जी में इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम आप सब लोग जानते ही होंगे कि एटम क्या है, एक बेसिक यूनिट है, और ये मुश्तमिल होता है न्यूक्लियस पे, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कम्बिनेशन है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। Strong nuclear forces and electromagnetic forces within the atom exist करती हैं। So this is an atom। आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास एटम है, और इस बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आप सब लोगों ने ऑलरेडी चीज़ों को स्टडी किया हुआ होगा। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जो कि बाइंड करती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को। तो फिर रेडियो एक्टिविटी क्या है? द प्रोसेस बाय विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई इमिट पार्टिकल्स एंड एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस स्टेबल होगा तब तक तो उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए, और न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी का मकसद ये है कि यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, वो डोमिनेट हो जाती हैं। तो वो फिर क्या रिजल्ट करती है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और अनस्टेबल न्यूक्लियाई रिजल्ट्स इन दी रेडियो एक्टिविटी। इसमें कुछ डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं विच आर वेरिएंट्स ऑफ द एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, लेकिन उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंट होना है वो बेसिकली क्या क्रिएट करवाएगा? अनस्टेबिलिटी क्रिएट करवाएगा, और वो अनस्टेबिलिटी क्या क्रिएट करवाएगी? उसी की वजह से रेडियो एक्टिविटी होगी। तो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ प्रोटॉन्स है जो करती है, पुश करती है न्यूक्लियस से उसको वे प्रोटॉन्स को। सिमिलरली इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो दोनों पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है, कंबाइन करके रखती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके रखेंगे। तो ये दोनों फोर्सेस का एक बैलेंस है जो कि स्टेबिलिटी की वजह बनता है। अगर इसी फोर्स में इम्बैलेंस आ जाए, अगर ये रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएं अट्रैक्टिव फोर्सेस पे, तो क्या होगा? एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और वो अनस्टेबल एटम खुद को नेचुरली स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, और उस स्टेबलाइज करने की जो कोशिश है उसमें रेडिएशन लिमिट होती है, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्मॉल न्यूक्लियसेस होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं होती है। जबकि जो लार्ज न्यूक्लियस होते हैं उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं और रिपल्सिव डोमिनेट होती हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो अगर स्टेबल होगा तो ये वाली कंडीशन है, और अगर अनस्टेबल है तो क्या होगा? वो एक्साइटेड स्टेट पे है। ये एग्जांपल है कार्बन की डिफरेंट आइसोटोप्स हैं C12, C13 एंड C14। यू कैन सी कि कार्बन 6 प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, प्रोटॉन 6 एंड न्यूट्रॉन 7 इन C13, और
अगर C14 की तरफ चले जाएं तो न्यूट्रॉन नंबर और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट होती जाएंगी, इस वजह से ये अनस्टेबल होगा। तो रेडियो एक्टिव डिके की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। जो अल्फा डिके है वो बेसिकली इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। और बीटा डिके इज द कन्वर्जन ऑफ ए न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो ही प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, या फिर जो प्रोटॉन है, जो एक्सेस प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, या अगर कोई एक्सेस न्यूट्रॉन है तो वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा विद द इमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल। और इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के चक्कर में कुछ बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, जिसको हम बीटा डिके कहते हैं। और गामा डिके, इसमें अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं और वापस जब अपनी वो ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, नॉर्मल स्टेट पे आएंगे, तो फिर उस नतीजे में गामा रेडिएशन इमिट होगी और उसको हम गामा डिके कहेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई एनर्जी लूज करता है और खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। दिस फिनोमेना कैन अकर नेचुरली। अब ये नेचुरली भी होता है और ये आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड भी होता है। अंडरस्टैंडिंग बोथ टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्रूशियल, स्पेशली इन न्यूक्लियर फिजिक्स। बट हमने क्या करना है, हमने जस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए स्टडी करना है, और न्यूक्लियर मेडिसिन में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को यूज किया जाता है, जबकि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी यूज नहीं कर सकते हम, और हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे हम उसको क्यों नहीं यूज कर सकते। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन ये अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 83 है, वो सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसका प्रोसेस है अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जब एक एटम में से अल्फा डिके होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डाटर न्यूक्लियाई में कम हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो ये डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, और इसकी एप्लीकेशन आर्कियोलॉजी में और जियोलॉजी में है, जबकि आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी है उसके यूजेस न्यूक्लियर मेडिसिन में और रेडियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा है, जबकि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी रेडियोथेरेपी में भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की तरफ आते हैं, तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मैनमेड है। न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है डिफरेंट पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और जब उनकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, ये फॉर एग्जांपल स्टेबल न्यूक्लियाई है, उस पर जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो उससे क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, एनरिको फेर्मी एंड जूलियट क्यूरी ने इन अर्ली 20s। So artificial isotopes carbon-14 and iodine-131 are widely used in various scientific and medical applications. Artificial radioactivity, stable nucleus will become unstable when it is collided with neutrons or particles. ठीक है, तो जब भी किसी स्टेबल न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी, उसके आकर कोई न्यूट्रॉन या पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन है, यूरेनियम है और ये हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर न्यूट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक कर रहा है तो उसके नतीजे में ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसके नतीजे में एक डॉटर न्यूक्लियाई बनी और उसके साथ ही सर्टेन एनर्जी इमिट हो जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी occurs through neutron activation where stable isotopes capture neutrons and become radioactive. तो न्यूट्रॉन्स की जो बम्बार्डमेंट करवाएंगे, स्टेबल न्यूक्लियस उसी को कैप्चर करेगा और खुद वो रेडियोएक्टिव हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस आर्टिफिशियली, जैसा कि हमने कहा, क्रिएट होता है। तो ये पार्टिकल एक्सीलरेटर्स यूज किए जाते हैं टू क्रिएट आर्टिफिशियल आइसोटोप्स
by colliding particles at high energies, और ये सारा प्रोसेस होगा एक्सिलरेटर्स में और साइक्लोट्रॉन्स में, और जो रिजल्टिंग आइसोटोप्स होगा वो नेचुरल आइसोटोप के कंपैरेटिवली रेडियो एक्टिव होगा। तो दिस इज एन पेरेंट आइसोटोप, और जब उसकी बम्बार्डमेंट हुई तो इसमें क्या होगा, वो अब अनस्टेबल हो गया, रेडियो एक्टिव बन गया। अब जब वो रेडियो एक्टिव बन गया तो वो सर्टन रेडिएशन इमिट करेगा, और वो रेडिएशन और वो फर्दर फिर खुद डॉटर आइसोटोप में चेंज हो जाएगा। Artificial radioisotopes are extensively employed in medical diagnostics, particularly in imaging techniques, जैसा कि PET स्कैन में यूज होते हैं, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में भी यूज होते हैं। तो इस पे रिसर्च हो रही है न्यूक्लियर फिजिक्स में कि हम किस तरह से डिफरेंट टाइप के जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज a spontaneous process, no human intervention, while artificial radioactivity there is the human intervention. And natural radioactivity is a long half-life process, while artificial radioactivity it is short-lived, it requires short half-life. But both process produce radiations. डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जो हम न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज करते हैं, जो कि आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव है, मैन मेड है, डिफरेंट एक्सलेटर्स में और साइक्लोट्रॉन्स में और जनरेटर्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑनगोइंग रिसर्च कंटिन्यू है, जिसमें हमारी कोशिश है कि कोई ऐसा आइसोटोप बनाया जाए जो इनसे भी ज़्यादा, जो ऑलरेडी आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। These are the references. I hope आपको